हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो मिनी टेस्ट सीरीज है उसी के आगे का सीक्वेंस लेकर आए हो, जिसमें वीडियो नंबर 9 होगा मिनी टेस्ट सीरीज़ का। ठीक है, किसका? छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन मिनी टेस्ट सीरीज़ का ये 9वां वीडियो नंबर होगा। अगर आपने इससे पहले के 8 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे वीडियोज़ को जाके एक बार आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही तैयार किए हैं और एक नए स्तर पे तैयार किए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार देना चाहिए। ये सारे टेस्ट सीरीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। इससे पहले भी 8 जो है अपलोड हो चुका है और ये 9वां है। और ऐसे ही आपका सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम आते आते तक बहुत सारे वीडियोज़ आपके पास हो जाएगा, जिससे आपका एक अच्छा खासा रिविज़न हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, चाहे सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक विशेष एग्जाम को लेके ना कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बोल दूं कि जो प्रयोगशाला परिचारक हो या फिर हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो, पटवारी वगैरह का, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो क्रमांक 9 है मिनी टेस्ट का। तो चलिए, इसमें हम टोटल 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। ये पूरे नए एमसीक्यू है, मैंने खुद तैयार किए, कहीं से लिया नहीं है इसको। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए, आप टेस्ट को लगाएं और बताएं इसमें से कितना आपका सही हो रहा है। लास्ट में कमेंट करेंगे। बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी किया हूँ, तो उसका आंसर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस वीडियोज़ के माध्यम से आपका रिविज़न बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टेस्ट का। पहला प्रश्न है आपके लिए कि इसमें देखिए, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का टेस्ट है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का हो जाएगा। चाहे इसमें हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे कल्चर की बात हो जाए, आदिवासी जनजाति की बात हो जाए, सारे इसमें प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ताकि आपका बीच बीच में हर जगह से रिवीजन हो सके। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में शैल वंश के किस शासक ने विंध्य प्रदेश को जीता था? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, शैल वंश से संबंधित प्रश्न है। इसमें बताना है कि श्रीवर्धन ने, श्री पृथ्वीवर्धन ने, जयवर्धन या फिर श्रीवर्धन द्वितीय ने। किसने? मतलब ये सभी के सभी शासक जो हैं ये शैल वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी में से कौन ऐसा शासक है जो विंध्य प्रदेश को ही जीता था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जो शैल वंश है, ठीक है, शैल वंश का जो शासनकाल छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलता है वो 7वीं से 8वीं सदी के बीच आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो है शरभपुरीय वंश जो थी, ठीक है, ये शरभपुरीय वंश के समकालीन थे। इतना चीज़ को याद रखिएगा। अब बात आती है कि किसने जीता था। देखिए, ये जो श्रीवर्धन है वो छत्तीसगढ़ में शैल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शैल वंश के संस्थापक कौन था? श्रीवर्धन था। उसके बाद श्री पृथ्वीवर्धन जो है, इसका पुत्र जो है शासक बना, और उसके बाद जयवर्धन जो है, जो कि पृथ्वीवर्धन का पुत्र है, वो शासन बना। तो ये तीनों सीक्वेंस है, चारों के चारों जो सीक्वेंस में दिया हुआ है शैल वंश के शासकों का। लेकिन इसमें से जो जयवर्धन था, ठीक है, जो तीसरे नंबर ऑप्शन सी जो जयवर्धन का है, जो भी कह लीजिए कि श्रीवर्धन का पौत्र हुआ, इसने विंध्य प्रदेश को जीता था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिए, राघोली ताम्रपत्र, ठीक है, याद रखिएगा, एक ठो ताम्रपत्र याद रखना है, कौन सा? कि राघोली ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ये चारों के चारों किससे? शैल वंश से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शिलालेख से भवदेव रणकेसरी का साक्ष्य मिलता है? ठीक है, देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी बहुत तरह के या फिर बहुत सारे शिलालेख मिले हैं जो कि किसी न किसी शासक के बारे में, किसी न किसी वंश के बारे में जानकारियाँ देती है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भवदेव रणकेसरी का साक्ष्य किस शिलालेख से पता चलता है? भामदक शिलालेख, कौवा तल शिलालेख, कालिंजर शिलालेख या फिर खरौद शिलालेख, किससे मिलता है? ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भामदक शिलालेख है, इस शिलालेख से भवदेव रणकेसरी का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और जो कौवा तल शिलालेख है, इससे इंद्रबल का जानकारी मिलता है। ठीक है, ठीक है, इंद्रबल की जानकारी मिलती है। कालिंजर शिलालेख से उदयन, ठीक है, उदयन की जानकारी मिलती है। और जो खरौद शिलालेख है, इससे इंद्रबल और ईशान देव दोनों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इंद्रबल और ईशान, ठीक है, ईशान देव, इन दोनों की जानकारी जो है खरौद शिलालेख से मिलते हैं। कुछ और याद रखना है तो रख सकते हैं कि जो राजिम का शिलालेख है, ठीक है, राजिम और बालोद का शिलालेख, ठीक है, राजिम और बालोद का जो शिलालेख है, इससे महाशिवगुप्त तीवरदेव, ठीक है, महाशिव तीवरदेव की जानकारी मिलती है।
ठीक है। महाशिव तीवरदेव की जानकारी किससे मिलती है? राजिम और बालोद के शिलालेख से। देखिए शिरपुर का जो शिलालेख है, ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिरपुर के शिलालेख से जो है चंद्रगुप्त की भी जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त के साथ साथ हर्षगुप्त की भी जानकारी मिलती है, हर्षगुप्त के साथ साथ जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो आप आवाज़ को सुनकर भी आप लिख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इन सब की जानकारी शिरपुर शिलालेख से मिलता है, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न हमारे हो गए। तीसरा प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा आज का कि कवर्धा के भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। कवर्धा, ठीक है, कवर्धा के भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए जो कवर्धा का क्षेत्र है वो फणी नागवंशीय शासकों का, ठीक है, फणी नागवंश का शासन था, ये कवर्धा के क्षेत्र में था, तो उन्हीं शासकों के द्वारा कराया जाएगा। तो अगर आपसे वंश पूछेगा तो बता दीजिएगा कि फणी नागवंशीय शासकों के द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है। अब इसमें किसके द्वारा कराया गया था? रामचंद्र देव, गोपाल देव, मोनिंग देव या फिर धर्मराज सिंह, किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल देव जो हैं, जो कि एक फणी नागवंशीय शासक हैं, उनके द्वारा 1089 ईस्वी में या फिर कह लीजिए 11वीं शताब्दी में उनके द्वारा इस भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह जो है कवर्धा में छपरी के निकट चौरा ग्राम में स्थित है, ठीक है, छपरी के निकट चौरा ग्राम में स्थित है और इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के खजुराहो, क्योंकि इसका जो निर्माण है जो चंदेल वंशीय शासकों के द्वारा जो खजुराहो का मंदिर निर्मित था उसी की तरह इसकी कलाकृति जो है मिलती है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अगर इससे आपके पूछ दे कि कौन से शैली में बना हुआ है तो ये नागर शैली में बना हुआ है, या फिर अगर चंदेली शैली भी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नागर शैली और चंदेली शैली में, ये दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आप मार लीजिएगा तो सही होगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए था। देखिए जो रामचंद्र देव हैं, ठीक है, रामचंद्र देव, ये इन्होंने कवर्धा के चौरा ग्राम में छेरकी महल का निर्माण कराया था, ठीक है। किसका निर्माण कराया था? छेरकी महल का निर्माण कराया था। कब? तो 14वीं शताब्दी में कराया था। फिर रामचंद्र देव की एक पत्नी हुई जिनका नाम था अंबिका देवी, ठीक है, क्या नाम था? अंबिका देवी, और इन अंबिका देवी ने ही छपरी ग्राम में ही मड़वा महल का निर्माण कराया था। याद रखिएगा अंबिका देवी ने मड़वा महल का निर्माण कराया था 1349 में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मड़वा महल का निर्माण कराया था। और देखिए ये जो कवर्धा के फणी नागवंशीय शासक है, इसके जो अंतिम शासक था वो कौन था? मोनिंग देव था, ठीक है, मोनिंग देव। और जो कवर्धा महल जो है, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जो कवर्धा महल है उसका डिजाइन धर्मराज सिंह ने कराया था। अच्छा एक चीज़ कोई कमेंट करके बताए कि जो कवर्धा महल है इसका जो पहला गेट है उस गेट का या फिर दरवाजा का नाम क्या है? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका डिजाइन किसने कराया था? धर्मराज सिंह ने डिजाइन दिया था, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी संगठन बिलासपुर में स्थापित था? ठीक है, जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है या फिर उससे पहले भी, ठीक है। तो ये इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो बिलासपुर में स्थापित था? वाद विवाद समिति, वैज्ञानिक एवं सलाहकार समिति, मालिनी रीडिंग क्लब या फिर रीडिंग क्लब, आपको बताना है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद और राजनीतिक जागरूकता के लिए कई तरह के संगठन का निर्माण किया गया, कई सारी समितियों का गठन किया गया। तो कुछ समितियां, अधिकतर जो समितियां थी वो बिलासपुर और रायपुर में संगठित थी, ठीक है, बिलासपुर और रायपुर में संगठित थी। तो आपसे बिलासपुर की बात किया गया है। तो इन चारों में जो रीडिंग क्लब है, ठीक है, उसका स्थापना जो है बिलासपुर में सन 1870 में ही किया गया था, ठीक है। बिलासपुर के अंदर रीडिंग क्लब के अलावा 1870 में ही दो और भी समितियों का गठन किया गया था। आप लिख सकते हैं बुद्धि प्रकाश सभा, ठीक है, एक था बुद्धि प्रकाश सभा और दूसरा जो है बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट। इसका निर्माण 1870 में कहाँ? बिलासपुर में ही हुआ था। बाकी जो है वाद विवाद समिति है, इसका स्थापना 1857 में रायपुर में किया गया था। वैज्ञानिक एवं सलाहकार समिति का स्थापना 1870 में रायपुर में किया गया था। मालिनी रीडिंग क्लब जो है ये 1899 में रायपुर में ही इसका स्थापना कराया गया था। इसके अलावा रायपुर में दो और भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ बाल सभा, ठीक है, छत्तीसगढ़ बाल सभा, इसका स्थापना 1870 में ही लेकिन रायपुर में कराया गया था। और
कवि समाज, ठीक है, कवि समाज सभा जो कि राजिम में था, इसका स्थापना 1899 में किया था। तो जो भी मैंने बताया कि कौन कौन सा रायपुर में, कौन कौन सा बिलासपुर में, इन सबको आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, तो एक बार फटाफट रिवाइज इसमें करें और कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट डाउन भी करते चले। चलिए पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन किया गया था, ठीक है। यूथ लीग का गठन छत्तीसगढ़ में कब किया गया था? 1920, 1916, 1925 या फिर 1928, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सन 1928 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में युवकों की भी सहभागिता आवश्यक था, तो युवकों की सहभागिता के लिए ही यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आप लिख सकते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो गए, मौलाना अब्दुल रऊफ हो गए, ठीक है, मौलाना अब्दुल रऊफ हो गए, साथ ही साथ यति यतन लाल, ठीक है, यति यतन लाल जैन, ये सब जो है इसका नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे माना जाता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारिता का जनक नहीं पूछ रहा हूँ, सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। राम गोपाल तिवारी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रत्नाकर झा या फिर वामनराव लाखे। तो जब भी आपसे पूछते कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है, तो राम गोपाल तिवारी जी को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दो कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो ठीक है, सहकारिता के जनक अगर पूछ दे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक अगर पूछ दे तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन है, तो पंडित रत्नाकर झा। अगर रायपुर जिले में सहकारिता के जनक पूछ दे तो वामनराव लाखे। तो ये चारों जो चीज़ मैं बताया हूं उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली लाल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? टिकरा मिट्टी, मट्टासी, भाठा या फिर डोरसा, क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टियां पाई जाती है उसको मट्टासी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मट्टासी मिट्टी का। वहीं जो टिकरा मिट्टी है ये लाल बलुई मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। लाल बलुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टिकरा मिट्टी कहा जाता है। मट्टासी किसको? लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। भाठा मिट्टी जो है ये लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है उसको स्थानीय भाषा में भाठा मिट्टी कहा जाता है। और जो डोरसा है, ठीक है, डोरसा ये कन्हार और मट्टासी दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। कन्हार और मट्टासी इन दोनों जो मिट्टियां हैं उसका मिश्रण होता है ये। और जो कन्हार मिट्टी किसको कहते हैं? जो काली मिट्टी होती है, ठीक है, उसको कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये स्थानीय नाम, ये सभी तरह की मिट्टियों का आप याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कई बार से। आठवां प्रश्न है, गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस नदी पर स्थित है? मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी या फिर हसदेव नदी, कौन से नदी पे? तो आप सभी को शायद इसका आंसर पता होगा कि गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात जो है ईब नदी पर स्थित है, ठीक है। ईब नदी, ये जो ईब नदी है इसका उद्गम जसपुर जिले से होता है, कह सकते हो, ठीक है, जसपुर जिले से। जसपुर जिले में जो खुर्जा की पहाड़ी है, पंडरापाट पर स्थित, ठीक है, पंडरापाट पर स्थित जो खुर्जा की पहाड़ी है उसी से ईब नदी का उद्गम होता है, ठीक है, रानी झूला नामक स्थान से। और रायगढ़ से प्रवाहित होते हुए ये जो है संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में जाके महानदी से जाके मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है ईब नदी की वो 202 किलोमीटर है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो इसका प्रवाह है वो 87 किलोमीटर है मात्र, ठीक है। उड़ीसा में ज़्यादा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। ये जो कह लीजिए जो मांड नदी है, इस नदी पर एक सरभंजा जलप्रपात है, ठीक है। सरगुजा जिले में सरभंजा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मांड नदी के ऊपर स्थित है। हसदेव नदी के ऊपर दो इम्पॉर्टेंट जो जलप्रपात है, एक है हमारा अमृतधारा, ठीक है, अमृतधारा, और एक होता है गौर घाट, ठीक है। इन दोनों तरह के जो जलप्रपात है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 प्रश्न हमारे हो गए। चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है?
देखिए क्वेश्चन दो तरह से आपसे पूछ सकता है, क्या कि छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, और निम्नलिखित में से। तो निम्नलिखित जब आपसे पूछे तो जो चारों ऑप्शन है उसी में आपको सबसे छोटा बताना है, ठीक है। और सबसे छोटा छत्तीसगढ़ में पूछ दे तो आपको सबसे छोटा बताना है, ठीक है। तो पहले तो इन चारों का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि चारों में छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ठीक है। तो अगर गोमर्दा की बात करें तो गोमर्दा जो है ये आपको सारंगढ़ जिले में आपको देखने को मिलेगा, गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य, और इसका निर्माण 1975 में हुआ था, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 278 वर्ग किलोमीटर है। ये जो गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य, इसमें सोन कुत्ता सर्वाधिक मिलते हैं, ठीक है, सोन कुत्ता। अचानक मारे जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपको मुंगेली जिले में मिलेगा, और इसका स्थापना भी 1975 में ही हुआ था, ठीक है, 1975 में ही। इसका क्षेत्रफल जो है 552 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अधिक बाघ मिलेंगे आपको अचानक मारे। उदंती अभयारण्य जो है ये आपको गरियाबंद जिले में मिलेगा, ठीक है, गरियाबंद में, और इसका निर्माण 1983 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और चौथा जो है पामेड़, ये आपको बीजापुर में मिलेगा, और इसका निर्माण भी 1983 में ही हुआ था, और इसका स्थापना मतलब इसका जो क्षेत्रफल है 265 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इन चारों में सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, उदंती अभयारण्य, जो कि 230 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा है, ठीक है, 230 वर्ग। ये चारों ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखिए। कोई कमेंट करके बताए कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, और उनका क्षेत्रफल भी बताएंगे कितना कितना है, और साथ ही साथ बताएंगे कि कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है, कौन सा चूना पत्थर क्षेत्र रायपुर जिले में स्थित है, ठीक है। कठिया पचरी, नंदनी खुंदनी, चिल्हाटी और बाराद्वार। रायपुर में जैसे हमको पता है कि छत्तीसगढ़ का जो मध्य क्षेत्र है, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ का, वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत अधिक चूना पत्थर उस क्षेत्र में मिलता है। तो रायपुर वाले जिले में, रायपुर जिले के अंदर कौन सा मिलता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इन चारों में जो कठिया पचरी जो है चूना पत्थर क्षेत्र है वो आपको रायपुर जिले में मिलेगा, ठीक है। बाकी जो नंदनी खुंदनी है आप सभी को पता है कि ये दुर्ग जिले में स्थित है, ये सभी के सभी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। चिल्हाटी आपको जो है बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा, और जो बाराद्वार है ये छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में देखने को मिलेगा। ये बाराद्वार में सबसे अच्छे किस्म के यहाँ पे चूना पत्थर के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। कोई कमेंट करके ये बताओ कि जो झीपन करही है, ठीक है, झीपन करही जो चूना पत्थर क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है, अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना, अंबुजा सीमेंट कारखाना, बिरला सीमेंट कारखाना, या फिर एसोसिएट सीमेंट कारखाना, इसको एसीसी भी कहते हैं, ठीक है, बताना है कि कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित या फिर स्थापित सबसे पहला जो सीमेंट कारखाना था वो एसीसी सीमेंट कारखाना था, ठीक है, एसोसिएट सीमेंट कारखाना, ठीक है, एसीसी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो आपको मिलेगा जामुल दुर्ग में मिलेगा, ठीक है, दुर्ग जिले के जामुल नामक स्थान पर यह कारखाना मिलेगा, और इसका स्थापना सन 1965 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना है ये आपको हिरमी बलौदा बाजार में मिलेगा, ठीक है, हिरमी कहाँ, बलौदा बाजार में मिलेगा, सिमगा तहसील में, ठीक है, सिमगा तहसील में, और इसका स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। अंबुजा सीमेंट जो है ये भी देखिए, क्योंकि बलौदा बाजार में सर्वाधिक चूना पत्थर मिलता है इसलिए बलौदा बाजार में बहुत अधिक सीमेंट कारखाना स्थित है। ये अंबुजा सीमेंट है, ये आपको सोनैडीह, ठीक है, कहाँ, सोनैडीह बलौदा बाजार में देखने को मिला, और इसका स्थापना 1987 में हुआ था अंबुजा का। और सी जो है बिरला सीमेंट कारखाना, ये रायपुर के बैकुंठ में मिलेगा, ठीक है, रायपुर के बैकुंठ में, और इसका निर्माण जो है 1957 में हुआ, 1997 में इसका स्थापना हुआ था। ये आपको रायपुर के तिल्दा तहसील में देखने को मिलेगा बिरला सीमेंट कारखाना। तो ये सब सीमेंट कारखाना भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 12वां प्रश्न है, इंदिरा कला एवं साहित्य विश्वविद्यालय में संचालित संकाय नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड किया, और साथ ही साथ
इंदिरा कला विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा ताकि रिवीजन भी आपका हो। मेन मेरा मकसद तो यही है कि आपका रिवीजन करा सकूं शॉर्ट्स मिनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो बताना है कि देखिए इंदिरा कला और साहित्य विश्वविद्यालय है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये एशिया का सबसे प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। जब एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय है तो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का भी प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा होगा, तो इंदिरा कला एवं साहित्य विश्वविद्यालय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका स्थापना जो हुआ था तो 14 अक्टूबर 1956 को हुआ था। कब? 14 अक्टूबर 1956 को खैरागढ़ में हुआ है। ठीक है, जो हमारा खैरागढ़, सुई खदान और गंडई जो झीला है उसमें खैरागढ़ स्थान पर इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? तो उस समय जो शासक थे खैरागढ़ के, जो राजा थे, उनका नाम था राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती थी। इन दोनों की एक पुत्री थी जिनका नाम था क्या? इंदिरा। ठीक है, क्या नाम था? इंदिरा। और उन्हीं के नाम पर इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। तो इसमें 5, ठीक है, इसमें 5 तरह के संकाय संचालित है, जिसमें चित्रकला है, ठीक है, नृत्य है, संगीत है, लेकिन शिक्षण जो है, शिक्षण संकाय नहीं है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो 3 तो यहाँ पे हो गया, साथ ही साथ आप चौथा जो लिखेंगे लोक संगीत हो जाएगा एक, ठीक है, 4 हो गया, चित्रकला हो गया एक, 5वां लिख दीजिए दृश्य कला। तो ये 5 तरह के संकाय जो है यहाँ पे संचालित है। ठीक है, चलिए हमारा 12वां प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हो गया। 13वां प्रश्न अभी का 13वां प्रश्न है कि उरांव जनजाति किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार से फंसा देता है। देखिए छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उनको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में, 3 भाषा परिवार में हम बांट सकते हैं। कौन कौन सा? मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, जो द्रविड़ भाषा परिवार है ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जनजातियां हैं वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये मुंडा भाषा परिवार है ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले जो जनजातियां होती हैं वो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और जो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन होंगे, तो मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निवासरत जितनी भी जनजाति है छत्तीसगढ़ के अंदर वो लगभग आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है ये उरांव जो है ये किसके अंतर्गत आएगा आपको ये बताना है। मुंडा भाषा, आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, तो ये सभी के सभी जो है ऑप्शन नंबर सी अर्थात द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत उरांव जनजातियां आती हैं। ठीक है, द्रविड़ भाषा के अंदर। द्रविड़ में अगर और भी देखना चाहें तो उरांव तो हो ही गया, साथ ही साथ परजा, माड़िया, गोंड भी अपना जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ही आता है। गोंड के बाद अबूझ माड़िया, ठीक है, अबूझ माड़िया हो गया, धुरवा, दंडामी माड़िया, दोरला, ये सब के सब किसमें? द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। जो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे इसमें हमको मिल जाएगा कोरकू जनजाति, ठीक है, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। कोरकू, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, नगेशिया, संवरा, सौता, खड़िया, मांझी, गदबा, कोल, ये सब के सब मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। मध्य वाले में अगर जाएंगे अर्थात आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत जाएंगे तो इसमें आपको हलबा मिलेगा। ठीक है, हलबा, कमार, कंवर, बिंझवार, ये सभी जनजातियां और भी बहुत सारी हैं, बैगा, ये सब के सब किसके? तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। देखिए इतना सारा का तो आप जितना ज़्यादा अधिक याद कर सके आपके लिए सही है, परंतु एटलीस्ट जितने भी केंद्र और राज्य द्वारा घोषित जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनका कम से कम याद रखिएगा कि कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है कि डंडारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भत्रा, धुरवा, प्रधान या फिर कोरवा, किस जनजाति के द्वारा डंडारी नृत्य किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भत्रा जनजाति के द्वारा डंडारी नृत्य किया जाता है और ये होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर किया जाता है। ये जो धुरवा जनजाति है इसके द्वारा एक नृत्य किया जाता है परब नृत्य। ठीक है, परब नृत्य जो है एक तरह का सैन्य नृत्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधान जनजाति के द्वारा भी कई तरह का नृत्य किया जाता है, लेकिन एक याद रखिएगा, लिंगो पाटा। ठीक है, लिंगो पाटा।
कोरवा जनजाति के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य किया जाता है दमनच। ठीक है, ये दमनच जो है सबसे खतरनाक और सबसे भयानक नृत्य के अंतर्गत आता है। यह जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। कोई कमेंट करके बताए कि जो बिल्मा नृत्य होता है, ठीक है, बिल्मा नृत्य ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट और 15वां प्रश्न है आपके लिए कि असुमेलित विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे अंग दिया है, शरीर का अंग दिया है और उसमें पहने जाने वाले आभूषण बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वो असुमेलित है। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा असुमेलित है। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो आपको ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है बिल्कुल सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें खेनवा, बेसर, फुल्ली, सरजा और लवंग फूल, ये सब जो है सिर में नहीं पहना जाता। ठीक है, ये सभी के सभी जो है नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, किसमें? नाक में। सिर में पहने जाने वाले अगर आभूषणों की मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं मांग मोती, पटिया, बेनी, ककई, खोचनी, ककवा, छाबा, और आप अपने जो बुक जो फॉलो करते हैं उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से भी आपको बता दूं। तो गला में सुतिया, सूरा, मोहर, पुतरी, औरी दाना, कान के अंदर खिनवा, लुरकी, तितरी, खोटिला और लवंग। ठीक है, यहाँ पे लवंग जो है कान में पहना जाता है, लेकिन लवंग फूल जो है नाक में पहने जाते हैं। डिफरेंस बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़ा कॉमन टाइप के दिखते हैं, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स में पहने जाते हैं। ठीक है, पैर के अंदर सांटी, लच्छा, चुटकी, देवराहा और तोड़ा। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा इस वीडियो नंबर 9 के अंदर। ठीक है, तो इससे पहले का 8 भी आप जरूर देखें। इसके बाद हम 10वां वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए मैं साइंस के प्रश्न भी लेकर आया हूँ। इसके लिए 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 4था वीडियो जो है कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक जरूर करें, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, उसे भी आप जाकर ज्वाइन कर लें, आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।